अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे, इंतहाई इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। कल हमने ईथर एक्सट्रैक्शन पढ़ ली थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ईथर एक्सट्रैक्शन हम क्या करते थे, देखो ये एक्सट्रैक्शन आपको करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है भला, आपको सेपरेटिंग फ़नल चाहिए। ठीक है, सेपरेटिंग फ़नल ये लैब के अंदर होती है, कुछ इस तरह से बनी हुई है। कल भी इसके बारे में आपको बताया। अब ये जो सेपरेटिंग फ़नल है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड्स को, दो सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपस में से सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फ़नल यूज़ करते हैं। यहाँ पर नीचे बिल्कुल क्या लगा हुआ होता है, एक टैप लगी हुई होती है जिसको हम स्टॉपर बोलते हैं। स्टॉपर क्या काम करती है, कंट्रोल करने के लिए लिक्विड को यूज़ होती है। तो इसको हम यहाँ पर इसका स्टॉपर का यहाँ पर रोल है। ठीक है, इस जगह पे स्टॉपर होती है और इस जगह पर इसका ढक्कन होता है। ये सेपरेटिंग फ़नल, सेपरेटिंग फ़नल, सेपरेटिंग फ़नल। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अब हम ना एक्सट्रैक्शन पढ़ने लगे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन कल भी हमने पढ़ी, क्या लिखी थी डेफिनेशन, द प्रोसेस, द टेक्निक, the process in which solute is separated from the solution, by adding या shaking, by adding a solvent from outside, in which, जिसमें solute is more soluble, is called solvent extraction। ठीक है जी, इसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का नाम देते थे। हमने कहा कि हमने सॉल्यूट को अलहदा कर लेना है, और कैसे अलहदा करना है, एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हल होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर उस सॉल्यूशन को ले लेते हैं, ऊपर से फिर हम सॉल्वेंट डालते होते थे। ये तरीकाकार है। आज हम पढ़ने लगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन, ये सेकेंड एग्जाम्पल है उसकी। मैंने आपको कहा था कि अगर ईथर सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ना, ईथर सॉल्वेंट, देखो अगर हम ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन का नाम क्या होगा, ईथर एक्सट्रैक्शन। और अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं CCl4, तो इस एक्सट्रैक्शन को हम बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। तो तरीकाकार सेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक, कार्बन पर मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि नॉन पोलर नेचर रखता है। हम इसकी मदद से आयोडीन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तरीकाकार क्या है जी, हमारे पास एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास है जी, जिसके अंदर क्या चीज़ है, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि हमारे पास वाटर है, वाटर, ये हमारे पास वाटर है। इसके अंदर मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, I2। इसके अंदर हमने ना I2 ऐड कर दिया, आयोडीन इसके अंदर डाल दिया। एक चीज़ और डालनी है आपने इसके अंदर, वो है जी पोटाशियम आयोडाइड। आयोडीन जो है ना नॉन पोलर होता है, उसकी नेचर क्या है, अब नॉन पोलर पानी में तो हल नहीं होगी। ठीक है, आयोडीन पानी में हल पजीर नहीं होता, सोलूबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल देते हैं। देखो आयोडीन इसके अंदर पहले से मौजूद है, I2, और इसके अंदर हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला है, तो फिर पोटाशियम आयन बने और आयोडीन आयन बने। ठीक है, ये इस तरह से सिचुएशन है।
तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, पोटाशियम आयोडाइड इज एडिड in the aqueous solution of iodine, ठीक है. It is an equilibrium process. Triiodide ions are produced. Triiodide ions are produced. It is an equilibrium process. It is an equilibrium process, ठीक है. ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. और ये कैसे इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, देखो कैसे होगा. हमारे पास क्या चीज़ थी, आयोडीन इक्वस सोल्यूशन में, ठीक है. हमने क्या चीज़ डाली है, पोटाशियम आयोडाइड. पोटाशियम आयोडाइड से दो आयन बने, पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन. तो ये देखो हमारे पास I-1, ये दोनों मिलेंगे और हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन बनेगा, ठीक है. ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाता है उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन होता है. इक्विलिब्रियम प्रोसेस कायम हो जाता है. फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन पीछे आ रहा है. रेट है इसका R से मुराद रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन F. अब देखो हम ये कहते हैं जो I2 है ना, ये सोलूबल होता है. किस चीज़ के अंदर सोलूबल होता है, सोलूबल इन किसके अंदर, CCl4. ये किसके अंदर हल पजीर होता है, I2 CCl4 के अंदर हल पजीर है. और I3 इज सोलूबल इन वाटर H2O. अब दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो है I2 और दूसरा क्या चीज़ बन चुका है, I3 ट्राई आयोडाइड आयन. क्या बोलेंगे इसको, ट्राई आयोडाइड आयन हमारे पास मौजूद हैं. अब ये दो चीज़ें हैं, एक है जी I2 आयोडीन, दूसरा है जी ट्राई आयोडाइड आयन. अब ट्राई आयोडाइड आयन किस में हल होता है, वाटर के अंदर. और I2 किसके अंदर हल होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम ना इस बीकर में जो ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को लेके इसको हम डालते हैं किसके अंदर भला, सेपरेटिंग फनल के अंदर. सेपरेटिंग फनल के अंदर इसको हम ट्रांसफ़र करा देते हैं. जब सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे तो सेपरेटिंग फनल जो है ना यहाँ पर फिल हो गया. देखो इसके अंदर I2 आयोडीन मौजूद है और इसके अंदर ट्राई आयोडाइड आयन मौजूद है. दो चीज़ें मेन बुनियादी तौर पर रोल है इनका, I2 एंड I3 नेगेटिव. ये दो चीज़ें हैं जी. अब हमने एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जिसके अंदर ये I2 मोर सोलूबल हो, क्योंकि मैं आयोडीन को अलग करना चाह रहा हूँ. तो मैं ऐसा सॉल्वेंट ऐड करूँगा जिसमें आयोडीन ज़्यादा हल पजीर है. और मैंने बात क्या की, आयोडीन के अंदर, आयोडीन किस चीज़ के अंदर हल होता है, CCl4 में. तो मैं इसके अंदर ना CCl4 डाल देता हूँ सॉल्वेंट जी, CCl4. हम जब इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो CCl4, ये देखो ये CCl4 इसके अंदर हमने डाला, ये ऊपर आया, यहाँ पर एक लेयर बन गई. अब ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये वाली ऑर्गेनिक लेयर होती है. ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो सिंपल जो चीज़ होती है ना, सॉल्वेंट होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ये ऑर्गेनिक लेयर है. और ये वाली एक्वस लेयर है, पानी होता है ना नीचे, एक्वस लेयर. चलें जी, अब होगा क्या, जो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलूबल है, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में चली जाएगी. I2 पोलर है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो ये ऊपर चला जाएगा और I3 नीचे ही रहेगा, क्योंकि वो सोलूबल जो है ना वो किसके अंदर है. तो मैं यही बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ, I2 बीइंग ए नॉन पोलर moves toward the organic layer when we add, जब हम हल करते हैं, when we add CCl4 in aqueous solution of ट्राईआयोडाइड आयन I3 नेगेटिव. ठीक है, जब हम ऐड करते हैं ना CCl4 को, तो I2 चूँकि नॉन पोलर है वो कहाँ पर जाएगा, वाइल जबकि ट्राईआयोडाइड आयन
ट्राई आयोडाइड आइन यानी कि I3 नेगेटिव रिमेन्स रह जाता है, रिमेन्स इन दी एक्वस लेयर, ये एक्वस लेयर में रह जाता है, एक्वस लेयर। ठीक है। अब देखो I2 का कलर क्या होता है, पर्पल। आयोडीन का कलर क्या होता है, तो जब I2 ऊपर जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा ऊपर वाली लेयर का, है जी, I2 पर्पल कलर का है, नीचे अभी पर्पल कलर होता है। जैसे जैसे I2 ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ब्राउन होता जाएगा, और I2 जो कि ऊपर जा रहा है तो इसका कलर क्या हो जाएगा ऊपर वाली लेयर का, पर्पल हो जाएगा। I3 जो ना वो ब्राउन कलर का होता है, ट्राई आयोडाइडाइन ब्राउन कलर का, और I2 पर्पल कलर का। क्योंकि I2 ऊपर जा रहा है तो कलर क्या हो जाएगा पर्पल, और नीचे I3 रह गया है तो इसका कलर क्या हो जाएगा लेयर का, ब्राउन। ठीक है। तो रिमेन्स इन दी एक्वस लेयर। ठीक है। तो I2 मूव्स अपवर्ड, सो द कलर ऑफ अपर लेयर, कलर ऑफ ऑर्गेनिक लेयर कह लें, ऑर्गेनिक लेयर becomes purple and triiodide ion I3 नेगेटिव इज ब्राउन, ये ब्राउन होता है by its color, so the aqueous layer become brown। सही है जी। ये चंद बातें हैं। इस तरह से I2 अपने आप को सेपरेट कर लेता है, ऊपर वाली लेयर में चला जाता है, मोस्टली ऊपर वाली लेयर में चला जाता है। ठीक है। अब एक चीज़ और है जो आपने ना यहाँ पर रह गई है हमारे पास, उसको हमने डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए कांस्टेंट तो होता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ना, इक्विलिब्रियम के लिए हम एक कांस्टेंट पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I2 ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक कांस्टेंट रेशो के साथ, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। और इसको हम K से जाहिर करते हैं, और K किसके बराबर है, इट इज़ द रेशो, ये एक निस्बत है, इट इज़ द रेशो, किसके दरमियान रेशो है, बिटवीन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन दी ऑर्गेनिक लेयर या फेज भी कह सकते हैं। ऊपर वाली लेयर में कितना सॉल्यूट चला गया, टू दी, तकसीम कर देना है, टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर। ठीक है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय के, इसको हम K से जाहिर करते हैं। देखो K किसके बराबर आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन किसके अंदर पहला, इन ऑर्गेनिक लेयर, और इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर। समझ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, सॉल्यूट ऊपर कितना गया उसको ऊपर रखो, सॉल्यूट नीचे कितना रह गया है उसको नीचे रखो। तो इसकी रेशो को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम आयोडीन था, 80 ग्राम ऊपर चला गया, 20 ग्राम नीचे रह गया, तो मैं क्या करूँगा, 80 को ऊपर रखूँगा, 20 को नीचे रखूँगा। ठीक है।
वैसे कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डी एम क्यूब होता है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम इसमें लेते होते हैं मोल पर डी एम क्यूब में। अच्छा जी, इनको हमने रेशो लेके ना फिर हमें के का जवाब आ जाएगा। और यहाँ पर इस आयोडीन के लिए जो के की वैल्यू है ना, द वैल्यू ऑफ के डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज 85 फॉर दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए के की वैल्यू जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू वो 85 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर हो ना तो के का जवाब कितना आता है 85। आप ज़रा देखो के जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर। यानी ऊपर जितना ज़्यादा जाएगा ना, जो सॉल्यूट जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो के का जवाब उतना ही ज़्यादा आएगा। के दो चीज़ें देखो, सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्यूट इन एक्वस लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक्वस लेयर के अंदर यानी कि सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा रहता नीचे तो फिर तो के का जवाब आएगा छोटा। अगर ऊपर ज़्यादा जाता है तो ऑर्गेनिक लेयर में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जवाब क्या आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। देखो रेशो का जवाब तब ज़्यादा आता है, मिसाल के तौर पर ये के है जी, के 10/1 का जवाब कितना आता है 10, और 1/10 का जवाब कितना आ जाएगा 0.1। अब जवाब बड़ा कब आ रहा है, जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो के का जवाब कब ज़्यादा आएगा, जब ऑर्गेनिक लेयर में सॉल्यूट ज़्यादा जाएगा, और अगर इसमें ज़्यादा रह गया तो फिर के का जवाब। अब इस रिएक्शन के लिए ना, इस वाले रिएक्शन के लिए के का जो जवाब है वो कितना है 85। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूट है ना, 85 ग्राम ऊपर चला जाता है, 15 ग्राम नीचे रह जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी सेपरेशन है, यानी I2 की CCl4 के अंदर जाने की जो सलाहियत है वो 85 टाइम्स ज़्यादा है, वो CCl4 के अंदर 85 गुना ज़्यादा सोलूबल है, ठीक है। इट्स मीन दैट इसका मतलब ये बनता है, मीन्स दैट I2 is 85 times more soluble in carbon tetrachloride as compared to water, पानी की निस्बत as compared to वाटर, पानी की निस्बत 85 गुना जो I2 है, I2 85 गुना CCl4 के अंदर ज़्यादा हल पजीर है। यहाँ तक बातें कंप्लीट होती हैं। जितनी भी चीज़ें थी ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने डिटेल से उनको डिस्कस कर लिया है। ये चीज़ें हैं, एक बात याद रखना, I2 का जो कलर होता है वो क्या होता है भला, I2 का जो कलर है वो पर्पल है, और I3 आइन नेगेटिव उसका क्या कलर होता है, ब्राउन। ये भी MCQs के लिए याद रख लें, ठीक है। ये बातें यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी, क्वेश्चन है इसको बता दें और बाकी इसको नोट कर लें। शाबाश।